हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने इतिहास का हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया है, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोगों ने पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मौर्य काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़े थे हम लोग? मौर्य काल के बारे में। ठीक है, उसी सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज का चैप्टर हमारा है मौर्योत्तर काल। ठीक है दोस्तों, यानी मौर्य काल के बाद का काल। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ देख रहे हैं? यूट्यूब चैनल जोहार पीसीएस में भाई चंदन सर। ठीक है, चलिए बिना सेशन को लेट किए हुए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? यानी दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कौन से शासक जो है हिंद यूनियन शीशे जो है शीशे के सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अस्टेटो 2 या सेकेंड, अस्टेटो 1 यानी 1, और डिमेट्रियस और डी में दिया हुआ है डिमेनांडर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी अस्ट्रेटो 2 यानी सेकेंड जो शासक थे, इन्हीं के शासन काल में जो है सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इस सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्कों पर संस्मरण, ठीक है दोस्तों, संस्मरण एवं वासुदेव दोनों को अंकित किया था? ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सा ऐसा शासक है जिसमें सिक्कों पर जो है संस्मरण, ठीक है, या वासुदेव दोनों का अंकित किया था? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? होविस्कस, बी में दिया हुआ है कनिष्क, सी में दिया हुआ है समुद्रगुप्त और डी में दिया हुआ है अगास्थिक्लिज। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? अगास्थिक्लिज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन या सामयिक नहीं था? ठीक है दोस्तों, यानी तीनों के सामयिक नहीं थे। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नाम दिया हुआ है बिंबिसार, बी में दिया हुआ है गौतम बुद्ध, सी में दिया हुआ है मिलिंद और डी में दिया हुआ है प्रसेनजीत। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मिलिंद। ये देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों जो है एक ही से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, ये एक आपका अलग हो जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिलिंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसने या किसके अभिलेख में मिलता है? यानी काव्य जो शैली है दोस्तों, जिस तरह गांधार शैली होता है उस तरह यहाँ पर दिया हुआ है काव्य शैली। ठीक है, काव्य शैली का जो है प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया हुआ है काठियावाड़ के रुद्रदामन के, बी में दिया हुआ है अशोक के, सी में दिया हुआ है राजेंद्र प्रथम के और डी में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी काठियावाड़ के रुद्रदामन से क्या मिलता है? काव्य शैली का पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा पांचवा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, इस सेशन का हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए। किस अभिलेख से, ठीक है दोस्तों, किस अभिलेख से रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ठीक है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है? किस अभिलेख से रुद्रदामन की प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित? ऑप्शन देख लेते हैं। ए में जूनागढ़, बी में भित्री, सी में नासिक और डी में दिया हुआ दोस्तों सांची। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जूनागढ़। जूनागढ़ से रुद्रदामन का जो है प्रथम उपलब्धियां का वर्णन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है देखिए। बिना बेगार के किसने दुर्शन, ठीक है देखिए सुदर्शन होगा दोस्तों, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? यानी बिना बेगार का मतलब जो वहाँ पर काम किए थे उनको पैसा नहीं दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी में बिंदुसार ने, सी में अशोक ने और डी में रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यानी रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा सातवां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, इस सेशन का हमारा सातवां क्वेश्चन क्या बोला देख लेते हैं। कार्दमक, ठीक है दोस्तों,
कार्दमक छत्रपक ने, ठीक है, कार्दमक छत्रपक ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया था। ठीक है दोस्तों, कार्दमक छत्रपक जो है एक शासक थे, ठीक है, उसने जो है अति दुर्लभ धातु के दुर्लभ सिक्के जारी किए थे या प्रचलित थे। ठीक है, तो किसके कौन सिक्के थे, कौन सी चीज़ का था, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ए में दिया हुआ है ताम्र का, बी में रजत का, सी में प्रोटीन का और डी में स्वर्ण का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी तांबा का सिक्का अति दुर्लभ, उस टाइम तांबा बहुत कम मिलता था ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है देख लेते हैं। उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। देखिए तो उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी बोल रहा है। ठीक है, उत्तर किधर हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, ऐसे ये हो गया पूरब, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, उत्तरी पश्चिम, तो उत्तरी पश्चिम ये तरफ हो जाएगा, इधर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि काफ़ी तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो कौन किए, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इंडो ग्रीकों के, कुषाण का, सी में शकों ने और डी में प्रतिहारों ने। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कुषाणों ने। ठीक है, उत्तर पश्चिमी की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 9 क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के, ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, नियमित सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। सातवाहन, बी में शक, सी में कुषाण और डी में पार्थियन। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या, कुषाण, यानी भारत में, ठीक है, निम्न में से किस शासक ने नियमित रूप से, मतलब प्रत्येक बार नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे, कुषाण ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 10वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बुद्ध जो है भगवान बुद्ध का सिक्के पर अंकन हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जो है उनका छवि अंकन किया गया था कौन सा सिक्का में। ठीक है, ए में ऑप्शन देख लेते हैं। बीम कड़फिसेस में, बी में कनिष्क ने, सी में नहपाल में और डी में बुद्धगुप्त ने। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कनिष्क ने जो क्या किया था, अपने सिक्कों पे बुद्ध का चित्र जो अंकित करवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। विम कड़फिसेस ने, डी में कुजुल कड़फिडेस ने और सी में कनिष्क ने और डी में हर्मवीज ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विम कड़फिसेस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था। व्यापक पैमाने पर यानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है पुष्यमित शुंग ने, बी में दिया हुआ है मिनांडर ने, सी में विड कड़फिसेस ने और डी में दिया हुआ है दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने और ई ऑप्शन में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विम कड़फिसेस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस सेशन का हमारा 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। अयोध्या, ठीक है दोस्तों, अयोध्या सिक्के पर किस देवता का अंकन मिलता है, यानी अयोध्या जो सिक्का है उसमें किस देवता का अंकन मिलता है, यानी उकेरन मिलता है। ठीक है, चित्र जो है उकेरा हुआ मिलता है। ऑप्शन देख लेते हैं। वासुदेव का, बी में मित्र का, सी में इंद्र का और डी में कार्तिकेय का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कार्तिकेय का। जो अयोध्या जो सिक्के हैं उसमें जो कार्तिक भगवान के जो है उसका चित्र उकेर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, यानी कनिष्क के शासन काल में उस टाइम सारनाथ में बौद्ध प्रतिमा का जो अभिलेख हैं वो तिथि क्या है, उनका तिथि कब का निर्धारण किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। 78 ईसा में, 81 ईसा में,
और सी 98 का में और डी में 121 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी 81 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कुषाण शासक, ठीक है दोस्तों, कुषाण शासक कनिष्क राज्याभिषेक किस सन में किया था, यानी ईस्वी यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कुषाण शासक जो है अपना जो है राज्याभिषेक कौन से ईयर में या कौन से डेट में किए थे। ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन बोला जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या बोल रहा है दोस्तों, 178 BC पूर्व में, या 101 AD में, या 58 AD BC में, और डी में दिया हुआ है 78 AD में। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 78 AD में, यानी कनिष्क जो है अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, 78 AD में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस सेशन का हमारा 16वां क्वेश्चन क्या बोला, देखिए शक संवत। देखिए दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, शक संवत प्रारंभ किया गया था, यानी शक संवत हो गया है ना ये कब प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 58 ईस्वी में, बी में 78 ईस्वी में, सी में 320 ईसा पूर्व में, और डी में दिया हुआ 606 ईसा में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 78 ईस्वी में जो है शक संवत को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए इस सेशन का हमारा 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए विक्रम संवत, वहाँ शक संवत था दोस्तों, यहाँ पर विक्रम एवं शक संवतों में कितना वर्षों का अंतर होता है। जैसे शक संवत हो गया कितना दोस्तों, 78 हो गया। ठीक है, उसी तरह विक्रम संवत, ठीक है, यार शक संवत में दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कितने वर्षों का अंतर होता है। ठीक है, 57 वर्ष का, बी में 78 वर्ष का, सी में 135 वर्ष का, और डी में 320 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यानी 135 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर इस सेशन का हमारा 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देख लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18वां क्या बोल रहा है, देखिए शक संवत। ठीक है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से एक तदरूप है। यानी दोस्तों हम लोगों का जो कैलेंडर चलता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिसाब से चलता है, यानी साल में 365 दिन होता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है कि कौन से तिथि में एक तदनुरूप है, यानी उसके समरूप है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी में दिया हुआ 15 मई अथवा 16 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, डी में दिया हुआ है 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया दोस्तों, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे दोस्तों। इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलिए दोस्तों इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है दोस्तों, क्या बोला देखिए 19 में अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, अश्वघोष जो है किसका समकालीन था। ठीक है, बोल रहा है क्या, अश्वघोष जो है वो किसका समकालीन था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। अशोक का, बी में दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी में दिया हुआ है कनिष्क का, और डी में दिया हुआ है हर्षवर्धन का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कनिष्क का जो हर्ष घोष जो है वो कनिष्क के समकालीन था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो इस सेशन का हमारा 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार के संबंधित नहीं है, यानी कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। अश्वघोष, बी में दिया हुआ है चरक, सी में दिया हुआ नागार्जुन, और डी में दिया हुआ है पतंजलि। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पतंजलि। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, पतंजलि। ठीक है, चलिए इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, इस सेशन का हमारा 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। यानी देखिए यहाँ बोल रहा है कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन नहीं गया था। ऑप्शन देख लेते हैं। अश्वघोष, बी में दिया हुआ पार्श्व,
सी में दिया हुआ है वसुमित्र और डी में दिया हुआ है विशाखा दत्त। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी विशाखा दत्त जो है कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक, ठीक है दोस्तों, रप्तक अभिलेख में नहीं है, यानी रप्तक एक प्रकार का अभिलेख है, उसमें उल्लेख नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, श्रावती में, बी में कौशाम्बी में, सी में पाटलिपुत्र में और डी में चंपा में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, यानी श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस सेशन का हमारा 23वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ पर जो है आयुर्वेदाचार्य यानी एक प्राचार्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है उस पर शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कौन है भाई, सुश्रुत ने, बी में दिया हुआ वाग्भट ने, सी में दिया हुआ चरक ने और डी में दिया हुआ है जीवक ने। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए वहाँ पर तक्षशिला में जो है विद्या प्राप्त किए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा और हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दोनों ही जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपने शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये दोनों एक ही साथ किए थे। ठीक है, एक ही जगह ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पुष्यमित शुंग द्वारा, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी या लेख मिलती है, यानी पुष्यमित शुंग जो शासक थे वो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक, तो उसकी जानकारी किस चीज़ से मिलती है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है ए में सारनाथ लेक से, बी में दिया हुआ बेसनगर लेक से और सी में दिया हुआ अयोध्या लेक से और डी में दिया हुआ है हाथी गुफा लेक से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अयोध्या लेक से पुष्यमित शुंग जो है अश्वमेध यज्ञ किए थे और 2 किए थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, देखिए शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे, यानी शुंग वंश जो थे दोस्तों उनके जो पूर्वज हैं वो कौन से स्थान से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं, ए में दिया हुआ मगध, बी में दिया हुआ प्रयाग से, सी में दिया है उज्जैन से और डी में दिया हुआ दोस्तों सौराष्ट्र से। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्जैन से, यानी शुंग के जो पूर्वज हैं वो कहाँ से थे, उज्जैन से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो इस सेशन का हमारा 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, यानी शुंग वंश जो था दोस्तों उसके बाद कौन से वंश ने भारत में राज किया था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ए में दिया हुआ है सातवाहन ने, बी में दिया हुआ है कुषाण, सी में दिया हुआ है कण्वा और डी में दिया हुआ है गुप्त। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, यानी कण्वा हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, कण्व, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 27 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, यानी वर्ण व्यवस्था दोस्तों आप लोगों को पता होगा 4 तरह के वर्ण पाए जाते थे, क्षत्रिय, इस तरह के 4 वर्ण थे दोस्तों, उसमें दिया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, यानी उसको रक्षा करना है, कौन कहा जाता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में दिए पुष्यमित शुंग, बी में खारवेल, सी में गौतमीपुत्र सातकर्णी और डी में दिया है वासुदेव। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था या कहे जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 28 क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, यानी दक्षिण भारत की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, दक्षिण भारत कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा पश्चिम, ये होगा दक्षिण, यानी यहाँ पर, यानी कर्नाटका इलाका तरफ पे है ना, ये तमिलनाडु तरफ क्या बोल रहा है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में प्रभावशाली राज्य था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं,
ए में दिया हुआ है सातवाहन का, बी में पल्लव का, और सी में दिया हुआ है चोल का, और डी में दिया हुआ दोस्तों चालुक्य। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सातवाहन का। सातवाहन का शासन था दक्षिण भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिमुक। ठीक है, सिमुक है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। सिमुक जो है एक शासक था दोस्तों, वो जो है किससे, कौन से वंश से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, चेर वंश से, बी में दिया चोल वंश से, सी में दिया हुआ है पांडे वंश से, और डी में दिया हुआ है सातवाहन वंश से। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सातवाहन वंश से कौन थे, सिमुक जो है इससे संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला देखिए, किस चीनी जनरल, ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर चीन से बात किया जा रहा है। ठीक है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, यानी कनिष्क को हराया था कौन से, चीन जनरल ने। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, पान चाऊ, बी में दिया हुआ पान यांग, और सी में दिया हुआ सी हुआंग टी, और डी में दिया हुआ हो टी। ठीक है दोस्तों, देखिए चीन का नाम ही इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पान चाऊ, यानी कनिष्क को जो है हराया था कौन, पान चाऊ जनरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, किस वंश का साम्राज्य जो है भारत की सीमा से बाहर फैली थी। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं, गुप्त वंश का, बी में मौर्य वंश का, सी में कुषाण वंश का, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है दोस्तों, यानी बी एंड सी यानी मौर्य का और कुषाण का भी तो भारत से जो दोस्तों बाहर का भी सीमा में राज्य था, यह फैली हुई था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, इस सेशन का हमारा 32वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बाल विवाह, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बाल विवाह की प्रथम, ठीक है, आरंभ हुई थी, यानी बाल विवाह जो है कब आरंभ हुआ था, कौन से शासन काल में, किसके शासन काल में आरंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, मौर्य काल में, बी में दिया हुआ है कुषाण काल में, सी में गुप्त काल में, और डी में दिया हुआ है हर्षवर्धन के काल में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कुषाण काल में जो है बाल विवाह जो है प्रचलित थी। ठीक है, चलिए यह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान से शासक मिलेंदर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए थे। यानी देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, किस स्थान से शासन के सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर जो है उसे 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं, बैराट, बी में नगरी, सी में रेड, और डी में दिया हुआ दोस्तों नगर। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बैराट से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 34 क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलित के बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृदबान से संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं, बी में कुषाण गांधार कैलाश शैली से संबंधित है, बी में दिया, सी में दिया हुआ है मुगल अजंता की चित्रकारी से संबंधित है, क्या डी में दिया हुआ मराठा जो है पहाड़ी चित्र शैली से संबंधित है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कौन सा सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलित के बारे में बोल रहा है। तो ऑप्शन राइट हमको लग रहा है दोस्तों, और ये होगा कुषाण। देखिए हड़प्पा चित्रित ये नहीं होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कुषाण जो है गांधार शैली से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कला की गांधार शैली निम्न में से फली फूली। ठीक है, यानी गांधार शैली जो है निम्न में से किस शैली में फली फूली थी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, कुषाण के समय में, गुप्तों के समय में, सी में दिया हुआ अकबर के समय में, और डी में दिया हुआ है मौर्य के समय में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कुषाण के समय में जो है गांधार शैली जो है पूरे अपने फल एवं फूले थी, मतलब पूरा प्रचलित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा
इस सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, शक क्षत्रपक काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात क्या होता था। यानी देखिए दोस्तों, शक क्षत्रप जो है उनके शासन काल में जो है सोने एवं चांदी को मिला के जो सिक्के बनाए जाते थे उनका अनुपात क्या था। ठीक है दोस्तों, यानी उसका अनुपात बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 1:20, बी में दिया 1:25, 1:35, 1:10। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, यानी 1:35 का अनुपात में जो है सोने एवं चांदी के सिक्के का अनुपात करके बनाया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 37वां क्वेश्चन क्या बोल रहा देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। यानी सही सुमेलित नहीं है देखना। ठीक है, एक तरफ यहाँ पर दिया हुआ सूची 1 में दिया हुआ है दोस्तों राजवंश, और सूची 2 में दिया हुआ है सिक्कों की धातुएं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए में क्या दिया है, क्या कोसान जो है, क्या कुषाण स्वर्ण एवं तांबा से संबंधित है, या गुप्त काल स्वर्ण एवं रजत से संबंधित है, या सी सातवाहन जो है स्वर्ण से संबंधित है, और डी में दिया हुआ है कलचुरी क्या स्वर्ण एवं ताम्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ क्या बोला, सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, सी, यानी देखिए सातवाहन जो है स्वर्ण से संबंधित नहीं है। कुषाण काल में आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कुषाण काल में स्वर्ण एवं तांबा दोनों प्रचलित थे। गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत दोनों प्रचलित थे। ठीक है दोस्तों, कलचुरी में स्वर्ण एवं रजत एवं ताम्र तीनों प्रचलित है। ठीक है, यानी सातवाहन काल में स्वर्ण जो है प्रचलित नहीं थे, यानी सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। यानी अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है बामियान। ठीक है दोस्तों, वो किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदू मंदिर के कारण, बी में दिया दोस्तों हाथी दांत के काम हेतु, सी में दिया हुआ है स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, और डी में दिया हुआ दोस्तों बुद्ध के प्रतिमा के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुद्ध के प्रतिमा के लिए क्या है दोस्तों, अफगानिस्तान में जो बामियान जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यानी बुद्ध के प्रतिमा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक, यूनानी को ही ग्रीक बोला जाता था दोस्तों, ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते थे। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों, जो कला शैली जो है भारतीय मतलब भारत का और यूनानी का जो मिश्रण जो कलाकृति है, ठीक है, या आकृति है वो संबंधित है। तो ऑप्शन दे लेते हैं शिखर से, बी में वेरा से, डी में गांधार से, और डी में दिया हुआ दोस्तों नागर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधार से संबंधित है। यानी भारतीय और यूनानी का जो मिश्रण जो है वो गांधार शैली में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 40 क्वेश्चन यानी 40वां क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या बोला देखिए, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। यानी गांधार कला शैली जो है वो किससे संश्लेषित है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय तथा फारसी कला का, बी में दोस्तों दिया हुआ है भारतीय तथा चीनी कला का, सी में दिया हुआ दोस्तों भारतीय तथा तुर्की अफगानिस्तान कला का, और डी में दिया हुआ दोस्तों भारतीय तथा यूनानी कला का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय तथा यूनानी कला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 41 क्वेश्चन क्या बोला देखिए, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित आश्रित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग दोस्तों क्या बोला देखिए माध्यम के रूप में होता था। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है सदैव हरित आश्रित चट्टान यानी शिष्ट, उसको बोलते हैं इंग्लिश में शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मौर्य मूर्ति कला में, बी में दिया दोस्तों मथुरा मूर्ति कला में, सी में दिया हुआ भरहुत मूर्ति कला में, और डी में दोस्तों गांधार मूर्ति कला में। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी गांधार मूर्ति कला में ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 42 क्वेश्चन क्या बोला देखिए, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही
कर्मानुक्रमण है, यानी सही सही यहाँ पर देखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए, क्या यूनानी, शक, कुषाण ये जो लगातार हैं, मतलब लगातार क्रम वाइज क्रम पूछा है, ठीक है दोस्तों, यानी पहला में कौन होगा, दूसरा में कौन होगा, तीसरा में कौन होगा, ठीक है, उसी तरह पूछा, ठीक है। बी में दिया हुआ है यूनानी, कुषाण या शक। सी में दिया हुआ है शक, यूनानी, कुषाण। डी में दिया हुआ दोस्तों शक, कुषाण, यूनानी, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, पहली बात, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले यूनानी हुआ, उसके बाद शक हुआ, उसके बाद कुषाण, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई आप बोला रहा, प्राचीन काल के आक्रमणों, मतलब कौन कौन से आक्रमण किए थे भारत में, ठीक है। पहले यूनानी हुआ था, फिर शक हुआ था, फिर कुषाण, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 43 क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला, देखिए, पहले ईसाई शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, यानी ईरानी, सॉरी दोस्तों, पहले ईरानी शासक थे जो भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किए थे, कौन से थे, साइरस। बी में दिया हुआ में बिसिस। डी में दिया हुआ डेरियस प्रथम। और डी में दिया हुआ है सहार्स, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, यानी डेरियस प्रथम जो है भारत के पहले ईरानी थे जो भारत के कुछ भाग में शासन किए थे या उसके अधीन किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 44वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत में या राजवंशों में निम्न यहाँ पर कुछ राजवंश दिए हुए हैं, उनमें से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं, ए में चालुक्य, बी में पल्लव, सी में राष्ट्रकूट और डी में दोस्तों सातवाहन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी सातवाहन जो है सबसे पुराना राजवंश माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 45वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, यानी यहाँ पर दिया हो दोस्तों, आंध्र सातवाहन यानी सातवाहन राजाओं की बारे में जो है सबसे लंबी सूची कौन से पुराण में मिलती है। वहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, वायु पुराण में, बी में दिया हुआ विष्णु पुराण में, सी में दिया हुआ मत्स्य पुराण में और डी में दिया हुआ दोस्तों उपयुक्त में से किसी में नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन राजाओं के बारे में पूरा कुंडली दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस सेशन का हमारा 46वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, यानी सातवाहन शासक जो थे, जो सबसे पुराने माने जाते हैं, उनकी राजधानी कहाँ पर अवस्थित थी, ठीक है। ए में दिया हुआ है अमरावती में, बी में नांदेड़ में, सी में नल दुर्ग में और डी में दिया हुआ दोस्तों दुर्ग में, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी अमरावती जो है सातवाहनों की राजधानी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 47वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, यानी निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, पुष्यमित्र शुंग के लिए, बी में दिया हुआ खारवेल के लिए, सी में दिया है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए और डी में दिया दोस्तों सुश्रमण के लिए, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए जो है एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इस सेशन का हमारा 48वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों आर्यकाल की जो स्तूप है, ठीक है, वहाँ पर मंच के विशेषता के बारे में मिलते थे, किस में है भाई। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ घंटसाल के, बी में दिया हुआ बोध गया, सी में दिया हुआ नागार्जुन कोंडा और डी में दिया हुआ अमरावती, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमरावती जो है दोस्तों वहाँ पे आर्यक स्तंभ के मंच की विशेषताएं के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इस सेशन का हमारा 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दो दिया हुआ दोस्तों, एक तरफ अभिलेख दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ दोस्तों शासक दिया हुआ है, यानी अभिलेख दिया हुआ है और
शासक दिया हुआ और इसमें बोला जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए में दिया हुआ है क्या नासिक गौतमीपुत्र से संबंधित है। बी में दिया हाथी गुम्फा जो है क्या खारवेल से संबंधित है। सी में दिया भीतरी क्या पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और डी में दिया दोस्तों गिरनार क्या रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा नासिक जो है गौतमीपुत्र से संबंधित नहीं है, हाथी गुम्फा जो है खारवेल से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, गिरनार जो है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित नहीं है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भीतरी जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी सॉरी इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी नासिक जो गौतमीपुत्र से संबंधित है, हाथी गुम्फा खारवेल से संबंधित है और गिरनार जो है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस सेशन का हम लोगों को अब लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किस शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है वकाटक को, बी में दिया हुआ है इच्छावाकु को, सी में दिया हुआ है शक को और डी में दोस्तों दिया हुआ है खारवेल को। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इच्छावाकु को जो है श्री पर्वतीय कहा गया है। यानी कौन से वंश को, तो कौन से शासक को पुराणों में कहा गया, श्री पर्वतीय को इच्छाकु वंश को जो है उनको बोला गया। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग लगभग 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आएंगे प्राचीन भारत के इतिहास में दोस्तों। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच पाए। ठीक है, नए हैं आप तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए और अपना रिविजन करते रहिए। एग्जाम सामने है दोस्तों, इसलिए पढ़िए, मस्त रहिए और रिविजन करते रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।